हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 15 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। आफ्सपा री इम्पोज इन 6 राइट हिट एरियाज ऑफ मणिपुर। सो मणिपुर में आफ्सपा को वापस री इम्पोज कर दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बैकग्राउंड में जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी देखेंगे और जो करंट है उसको भी समझेंगे। तो पहले एक बार ये देखना पड़ेगा कि जो आफ्सपा एक्ट है वो क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या होती है। यूजुअली इंडिया में जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो दो तरह से डिफाइंड होती है। एक तो हो जाती है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली पुलिस के पास होता है। और पुलिस कहाँ पर आती है? पुलिस मेनली आती है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। नेशनल गवर्नमेंट की भी कुछ एजेंसीज इंटरनल अफेयर्स में या इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प करती है। दूसरा जो हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दूसरा जो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है वो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मिलिट्री के पास। मिलिट्री में तीनों विंग्स आ जाते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है। सो जो आर्मी है इन जनरल आप देख सकते हो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मतलब इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं और उसके बियॉन्ड जो जगह है वहाँ से इंडिया को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलिट्री के पास। लेकिन डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं उससे डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली पुलिस के पास रहती है या फिर कोई और फोर्सेस के पास। बट आफ्सपा एक ऐसा एक्ट है जो आर्मी को अलाउ करता है सिविलियन से डायरेक्टली डील करने के लिए। वैसे तो आर्मी किससे डील कर रही है? दूसरी एनिमी कंट्रीज के आर्मी के साथ या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और पुलिस डील कर रही है नॉर्मल लोगों के साथ जिनको हम सिविलियंस भी बोलते हैं। तो जो सिविल मेंबर्स हैं, जो सिविलियंस हैं, जो आम सिटीजन्स हैं, उनके साथ डील करती है पुलिस। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हो जाए जिसमें पुलिस मैनेज नहीं कर पा रही है लोकल सिचुएशन को, तो उस सिनेरियो में आर्मी को अलाउ करना उन जगहों पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये एक्ट वो चीज़ करता है। तो आफ्सपा का मतलब ही है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो स्पेशल पावर्स एक्ट का मतलब यही है कि जहाँ पे पुलिस होती है अब उसकी जगह आर्मी जाएगी वहाँ पर और उन लोगों से डील करेगी। अगर आर्मी किसी भी नॉर्मल एरिया, सिविल एरिया में जाके लोगों से डील कर रही है, वहाँ पे वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रही है, तो वो आर्मी अपने तरीके से ही करती है। एंड दैट इज़ वाई ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है आर्म्ड फोर्सेस को एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी। जो CAPF है ये वही है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जैसे CRPF, देन ITBP, असम राइफल्स एट्सेट्रा। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं ये पुलिस और आर्मी के बीच में एक बैलेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो पुलिस की पुलिस के जैसे इनके पास पावर्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और आर्मी जैसे इनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। तो जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, स्पेशली जो आर्मी है, उनको अलाउ कर दिया जाता है और अनबिडल पावर्स दे दी जाती है, बहुत सारी पावर्स दे दी जाती है कि वो वहाँ पे किसी को भी मार सकते हैं जो भी लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। अरेस्ट कर सकते हैं किसी की भी, और किसी के भी घर में जाके, किसी भी बिल्डिंग में जाके वो सर्च करते हैं बिना किसी वारंट के। देखो पुलिस इवन दो उसके पास बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन है लोकेशन का कि वो कहीं भी जाके ये सारे काम कर सकती है, बट इस सारे काम को करने के लिए पुलिस के पास वारंट होना चाहिए। इनफैक्ट अगर पुलिस से कोई इंसान मर भी जाए तो उनको उनके ऊपर इंक्वायरी होती है और उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये जो डेथ पुलिस ने कॉज करी है ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। आर्मी के पास आफ्सपा के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आर्मी किसी को भी अगर मार भी दे, और मार भी सकती है, तो उसके लिए उनके अगेंस्ट कोई सुनवाई नहीं होगी अगर वो ड्यूटी के अंदर था। तो यहाँ पे क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है इन ऑफिसर्स को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल सूट्स। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और आप खुद ही सोचो, ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लाई है। किसी रीजन में आर्मी को भेजने का डिसीजन मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो अगर उन्हीं के ऑफिसर्स ने किसी की डेथ वगैरह भी कर दी या कोई ऐसा एक्स्ट्रा एक्सेसिव एक्शन भी ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी हाँ नहीं करेगी। तो आर्मी के ऑफिसर्स इस एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पुलिस इज़ नॉट एबल टू डील विद द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, एंड तभी आर्मी को यहाँ पे बुलाया जाता है और आफ्सपा इन सारे ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में सारे पॉइंट्स।
ये पूरा स्टैटिक का पोर्शन है। एंड इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था 1942 के अराउंड, जहाँ पे जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करा गया था। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि क्या आफ्सपा एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए या नहीं। इसमें बहुत सारी डिबेट होती रहती है। एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करा जाता है एक्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 3 के है। ठीक है, तो आफ्सपा के अंदर एक सेक्शन 3 है जिसके थ्रू ये डिटरमाइन करा जाता है कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यूजुअली नॉर्मल इलाकों में सिर्फ पुलिस ही एक्ट करेगी, लेकिन अगर आर्मी को वहाँ भेजना है तो पहले उस एरिया को हाईलाइट करना पड़ेगा, उस एरिया को हाईलाइट करना पड़ेगा और डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, तब जाके आर्मी के पास पावर्स होंगी, ये सारी जो इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस करी है। एंड कोई भी एरिया अगर डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर हो जाता है तो वो कम से कम 3 महीने के लिए तो डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सो मणिपुर में बहुत टाइम से, पिछले 1-2 साल से एथनिक क्लैश चल रहा है एक चीज़ को लेके, जहाँ पे जो मेइती कम्युनिटी है वो कह रही है कि उन्हें एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए, जबकि जो बाकी ट्राइबल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, मेनली जो कि कुकीज़ जो एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, वो बोल रहे हैं कि मणिपुरी मेइती सिविलियंस को ये पर्टिकुलर एसटी का स्टेटस नहीं देना चाहिए। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा क्लैश होता है, होते होते एथनिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड अब जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने आफ्सपा यहाँ पे वापस री इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखो, आफ्सपा इंडिया में यूजुअली जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स थे वहाँ पे स्टार्टिंग से बहुत जगह पर है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी रहती थी। तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आफ्सपा को वहाँ से हटाया गया। अब मणिपुर के जो नॉर्मल इलाका है वहाँ पर फिर से आफ्सपा को री इंट्रोड्यूस करा गया है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया में डाल दिया गया है। आफ्सपा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर देता है। इसको हटा दिया गया था इन एरिया से अप्रैल के अंदर ही, लेकिन अब हमें पता है कि वापस 2024 में इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया और ये जो फ्रेश ऑर्डर है ये मार्च 31 तक एक्टिव रहेगा। जो आर्मी है और असम राइफल्स ये दोनों यहाँ पर एक्टिव रहेंगी एंड स्टेट पुलिस के आने का वेट करने की अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दे वुड बी एबल टू कंडक्ट ऑपरेशंस विदाउट वेटिंग फॉर द स्टेट पुलिस। वैसे तो एक्चुअली ऐसा करना होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के पास है। तो जब तक पुलिस नहीं होगी या लोकल मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होगी तब तक आर्मी एक्ट नहीं कर पाएगी कहीं भी। यहाँ पर आफ्सपा लगने के बाद अब आर्मी को किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्सपा हैज़ बीन रीइम्पोज्ड इन द बफर जोन्स बिकॉज ऑफ दीज एथनिक क्लैशेस। तो ये पूरी न्यूज़ हमने देख ली है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन पे प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एंड मेंस पर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये डिबेट आपको पता होनी चाहिए कि क्या आफ्सपा अभी भी होना चाहिए या नहीं, ये पूरी डिस्कशन भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक्सपोर्ट्स रीबाउंड बट अक्टूबर इंपोर्ट बिल हिट्स अ न्यू रिकॉर्ड। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंडिया में ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो मंथली बेसिस पे, ये मंथ का डेटा है, मंथली बेसिस पे बढ़ गए हैं, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सो ऐसा हमेशा यूजुअली हम देखने को मिलता है कि जब भी आप अच्छी न्यूज़ सुनोगे कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसके साथ एक और न्यूज़ होती है कि इंपोर्ट्स भी बढ़ गए। सो ये एक बैलेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पे मेंशन है ना, ये मंथ वाइज डेटा है और सिविल सर्विसेज के लिए मंथ वाइज डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। उससे क्या, अगर आप फ्यूचर में और न्यूज़ पढ़ोगे और सपोज आपने ईयरली डेटा पढ़ा होगा अब फ्यूचर में, तब आपको कॉन्टेक्स्ट और ज़्यादा समझ में आएगा और ये छोटी छोटी न्यूज़ आपको उसको समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1% ही बढ़ा था पहले हाफ में 24-25 में। ये जो यहाँ पे लिखा ना 2024 to 2025, ये फाइनेंशियल ईयर लिखा है। जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का वो बेसिकली अप्रैल से चालू होता है। तो अप्रैल 24 से फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया और ये ख़त्म कब होगा? ये ख़त्म होगा मार्च 25, मतलब 2025 की मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1 साल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। और जो ये फाइनेंशियल ईयर है ये 12 मंथ्स का होता है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 6 मंथ और 6 मंथ। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में जो एक्सपोर्ट ग्रोथ थी वो सिर्फ 1% थी।
तो मतलब एक्सपोर्ट ग्रोथ में जो डिफरेंस आया था वो 1% था, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। जो सेकेंड हाफ है वो देखो सितंबर के बाद अब अक्टूबर से चालू होता है, 6 महीने का दूसरा स्पैन। अक्टूबर के अंदर हमने देखा कि अच्छी खासी ग्रोथ होती है एंड मंथली जो एक्सपोर्ट है वो $39 बिलियन निकल के आता है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये मंथली डेटा है। लेकिन हमने देखा कि 3.9% मर्चेंडाइज इम्पोर्ट का भी साथ में हो रहा है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये जो इम्पोर्ट हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, गोल्ड की डिमांड एंड ऑयल इम्पोर्ट। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया के लिए। क्यों? देखो इंडिया का 85-86% जितना भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो स्पेशली जो क्रूड ऑयल या फिर ऑयल पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है वो हमारी इंपोर्ट से ही पूरी होती है। बिकॉज इंडिया के पास जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन की लोकेशंस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पर भी है, वेस्टर्न कोस्ट पर भी है, बट उनका नंबर बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो हमारी डिमांड है ऑयल एंड पेट्रोलियम की वो हम वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट करके ही मंगाते हैं। मेनली इराक से हमने काफ़ी जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट भी करा है। सो द थिंग इज़ कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वो अभी देखते हैं। एक और प्रॉब्लम क्या है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है वो है गोल्ड इंपोर्ट्स की भी। देखो इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत भी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया के पास गोल्ड खुद का बहुत कम है। इंडिया के पास 2-3 ही एस्टैब्लिश्ड गोल्ड माइंस हैं और उनके अंदर भी जो गोल्ड की माइनिंग है बहुत ही कम होती है। सो इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया का ऑयल इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है और इन दोनों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड बढ़ भी रही है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा कंसर्न है क्योंकि इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो गिर जाता है। देखो अगर हमें कोई चीज़ बाहर से खरीदनी है, ठीक है, उसका पेमेंट आप क्या रुपये में कर सकते हो डायरेक्टली? देखो ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। कोई दूसरी कंट्री आपसे रुपये क्यों लेगी? वो कोई और करेंसी आपसे चाहेगी और वो बहुत खुश होगी अगर आप उसको डॉलर में पेमेंट करो, ना कि रुपये में। तो इंडिया के पास जितना डॉलर रखा हुआ है ना वो हमें बाहर पे करना पड़ता है और ताकि हम गोल्ड और ऑयल को इंपोर्ट कर पाए। और यही जो डॉलर है इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स। तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं अगर हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो तीन चीज़ें करी है। एक तो हम हमारा ऑयल इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहे हैं, सोलर एनर्जी को इम्प्रूव कर रहे हैं, विंड एनर्जी हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, तो इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन व्हीकल्स पे भी फोकस कर रहे हैं। इसका एम यही है कि जो ऑयल इंपोर्ट है हमारा कम हो। और गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट लाई है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स। ये कुछ नहीं होते, ये बस पेपर होते हैं जो कि गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज गोल्ड की रेट बढ़ी या घटी तो इन पेपर या इन बॉन्ड्स की जो रेट है ये भी बढ़ेगी और घटेगी। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली यही है कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ज्वेलरी उनका एम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके पास बहुत सारा गोल्ड रखा है लेकिन वो उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं करते, उन्होंने गोल्ड खरीद रखा है जस्ट फॉर सेविंग। तो क्यों ना आप एक पेपर में सेव कर लो उस गोल्ड की जगह, क्योंकि आप उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट तो कर नहीं रहे, तो एक पेपर में सेव कर लो और इस पेपर की, इस बॉन्ड की जो रेट है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बन जाएगा जो 100% गोल्ड की रेट के बराबर ही होगा। तो इससे क्या है, हमें गोल्ड बार बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बाहर से फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, हम इस पेपर में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको इसका पर्पस ये समझ में आ रहा होगा। एनीवे, न्यूज़ में ये सारी चीज़ें नहीं थी बट कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है कि ये इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है गोल्ड और ऑयल से तो ये प्रॉब्लम क्यों है और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, रेजिंग इम्प्यूनिटी। तो ये एक एडिटोरियल है जो कि ऑथर ने लिखा है एक न्यूज़ पे जो हमने लास्ट क्लास में कल वाले द हिंदू सेशन में डिस्कस भी की थी। एंड वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र कल्चर है उसको क्रिटिसाइज करा था और ये क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट का ही है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिले हैं जहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा है, जिनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, उन अक्यूज्ड लोगों के घर पे कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बुलडोज़र चला देती थी और उनके घर को रेज कर देती थी। रेज मतलब होता है उनको बेसिकली बुलडोज़र से एकदम तोड़ देती थी, इसलिए यहाँ पे टाइटल है रेजिंग इम्प्यूनिटी। तो जो बुलडोज़र से घर तोड़ने का तरीका है वो क्यों करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स, वो देखा जा रहा है कि वो इन लोगों के अगेंस्ट
एक पनिशमेंट जैसे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला, देखो किसी को आपको पनिशमेंट देना है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ही आप दे सकते हो, ऐसे पनिशमेंट नहीं दे सकते जो आपका मन करे। ये सुप्रीम कोर्ट का ही एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था। एंड यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की गई थी कि ज़्यादातर ये जो लोग थे जिनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था, ये किसी ना किसी केस में अक्यूज थे। और इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोई इंसान जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता कि वो गिल्टी है, वो लॉ की नज़र में इनोसेंट ही रहेगा। बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, उन केसेस में हो सकता है कि ये डॉक्ट्रिन फॉलो ना करी जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही डॉक्ट्रिन फॉलो करी जाती है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन कोई इंसान जिसके अगेंस्ट अभी केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, उसके पहले ही स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन से बदला लेने के लिए किसी ना किसी बहाने से ये प्रूव करके कि इसके घर का कंस्ट्रक्शन इलीगल है, उसके घर के ऊपर वो बुलडोजर चलवा देती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। पहली बात तो जब तक वो अक्यूज्ड है नहीं, आप उसके घर पे ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज़, क्या गवर्नमेंट किसी से भी बदला निकाल सकती है? नो, गवर्नमेंट इज़ टू सर्व, इट इज़ नॉट टू डू इट्स ओन सर्विस। गवर्नमेंट हमारी सर्विस करने के लिए है, हम पे अत्याचार करने के लिए नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं बात ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि जो लॉ में लिखा है उसको ही फॉलो कर सकती है गवर्नमेंट किसी को पनिशमेंट देने के लिए, अपनी मन मर्जी से कोई भी पनिशमेंट ढूंढ के वो नहीं कर सकती। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस हैं। तो ऑथर उसकी चीज़ को नोट कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। सो डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज अ प्यूनिटिव मेजर मतलब किसी को पनिशमेंट देने का एक तरीका अगेंस्ट ऑफेंडर्स अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो जो मैंने अब तक कहा है वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है। बुलडोजर हैज़ इमर्ज्ड एज अ सिंबल ऑफ स्टेट्स ईगरनेस टू इन्फ्लिक्ट कलेक्टिव पनिशमेंट इन रिसेंट टाइम्स। और इस सुप्रीम कोर्ट और ये ऑथर नोट कर रहे हैं कि जो बुलडोजर है ये एक ऐसा सिंबल है जो बन गया है एक स्टेट की ईगरनेस का। मतलब जो स्टेट है उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और वो रुक नहीं सकती एक फाइनल वर्डिक्ट तक किसी भी कोर्ट के, और उससे पहले ही जो स्टेट है वो बुलडोजर के थ्रू किसी भी पर्सन को पनिश कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा है कि इस चीज़ को सुधारने के लिए उनको कुछ गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने कुछ एनफोर्सेबल गाइडलाइंस भी दी है और डायरेक्शंस भी दी हैं ताकि इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रिवेंट करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एम करा है कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल हैं जिन्होंने बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो करे हुए बुलडोजर चलवा दिया बहुत लोगों के घर पे, उनके अगेंस्ट अब एक्शन होगा, लिया जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों को इंट्रोड्यूस और दोनों को इम्प्रूव करने की बात की गई है। किस चीज़ की? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसके सारे रीजंस पब्लिक को पता हो। अकाउंटेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट का एक्शन गलत है तो गवर्नमेंट को उसका भुगतान भी करना पड़े कि उन्होंने गलत एक्शन लिया तो वो अब उसका उनको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस भी फेस करने पड़ेंगे। ये हो जाती है अकाउंटेबिलिटी। इन दोनों को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कही है, वो भी हम देखेंगे। द वर्डिक्ट एड्रेसेस द इशू अरोज फ्रॉम द स्पॉट इन डेमोलिशंस। इट हैज़ रूल दैट दिस हैज़ अ बियरिंग ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रूल ऑफ लॉ तो प्रॉब्लमैटिक, रूल ऑफ लॉ को तो यहाँ पे फॉलो करा ही नहीं जा रहा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ की नज़रों में हर कोई बराबर है। और रूल ऑफ लॉ एक और चीज़ कहता है कि लॉ को ही फॉलो करना है, उसके बियॉन्ड जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि लॉ को फॉलो तो नहीं करा गया, बट अपनी मर्जी से ही स्टेट गवर्नमेंट ने पनिशमेंट चुन लिया किसी भी अक्यूज के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी वायलेशन है। ऐसा क्यों? देखो, किसी को पनिशमेंट देना जुडिशरी का काम है, एग्जीक्यूटिव का नहीं। और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो अगर एग्जीक्यूटिव वो काम कर रहा है जो कि जुडिशरी का है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो क्लॉज है और ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उस पर वर्क करता है, तो ये उसका भी एक बहुत बड़ा वायलेशन है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे बताई है कि देखो इंडिया में ना एक और इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है कि जो अक्यूज्ड है, जिस पर्सन ने मान लेते हैं कि क्राइम भी करा है, सिर्फ उसी को पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो जितने भी रिलेटिव्स हो गए, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। किसी अक्यूज ने कुछ क्राइम करा है तो कोई इस अक्यूज के चाइल्ड को जाके, इस अक्यूज की वाइफ को जाके, इस अक्यूज के पेरेंट्स को जाके कुछ नहीं बोल सकता और ना ही उनको कोई पनिशमेंट दे सकता है।
वो एब्सोल्युटली इलीगल है। जिस पर्सन ने क्राइम करा है सिर्फ वही लायबल है, अकाउंटेबल है पनिशमेंट झेलने के लिए। लेकिन अगर किसी का घर तुड़वा दिया जाता है तो जो अक्यूज्ड है वो तो है ही, लेकिन साथ में उसके फैमिली मेंबर्स और उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं या उसके जितने भी डिपेंडेंट्स थे, उन सब का राइट टू शेल्टर वायलेट हो जाता है। तो ये क्या है, एकदम एक्सेसिव फोर्स है एंड अनफेयरली टारगेट करा जाता है उन लोगों को जो किसी ना किसी केस में फंसे हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंशन है किसी ना किसी फॉर्म में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन के आ जाएगी। अगर आपको ये समझ है कि यहाँ पे डिस्कशन किस तरह का हो रहा है तो प्रीलिम्स में किसी भी टाइप से घुमा फिरा के वो स्टेटमेंट्स वहाँ पे पुट कर दे, आप बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और डेफिनेटली किसी ना किसी मेंस के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। द ऑर्डर कॉल्स फॉर, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बताया, वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों को इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 15 दिन का नोटिस मिलेगा पहले जिसका भी हाउस डिमोलिशन होने वाला है, ठीक है। और उस नोटिस में सारी चीज़ें लिखी होगी कि ये क्यों इसको डिमोलिश करा जा रहा है, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या तरीका यूज़ करा जाएगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें पहले 15 मिनट का नोटिस मिलेगा। फिर पर्सनल हियरिंग होगी एंड एक रीजन ऑर्डर पब्लिश करा जाएगा, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी पब्लिश होगी जो कि विटनेस साइन करेगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी बना दी गई है। दैट मीन्स एक पर्सनल हियरिंग भी कंडक्ट करी जाएगी डिमोलिशन से पहले, और कुछ विटनेस भी होंगे और विटनेस सिग्नेचर भी करेगा। ये सारी चीज़ें करी जानी चाहिए। इससे क्या होता है, ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एंड ये जितनी भी डिमोलिशन होंगे 3 महीने के अंदर एक ऐसा डिजिटल पोर्टल बनाना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को कि ये जितने भी डिमोलिशंस हैं इसमें जो नोटिस भेजे गए थे, जो लोगों के रिप्लाई आए थे और फाइनली क्या ऑर्डर हुआ, ये सारी चीज़ें अपलोड भी हो जाएगी। तो ये हो जाता है ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल कि जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए वो सब पब्लिक को पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर, लेवरेज सिमिलैरिटी कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन नाइजीरिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एडिटोरियल है जो कि इंडिया एंड नाइजीरिया के रिलेशंस को एक्सप्लोर करता है। देखो, 2-3 चीज़ें ऑथर कह रहे हैं जो काफ़ी लॉजिकल है। वो ये है कि इंडिया एंड नाइजीरिया दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, ठीक है। इसलिए बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन दोनों कंट्रीज़ की इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है। ऊपर से नाइजीरिया भी हिस्टोरिकली काफ़ी रिच है, जैसे इंडिया का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हेरिटेज है। और जब इंडिया और नाइजीरिया कॉलोनीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल करते थे। तो एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा नाइजीरिया के अंदर है। और क्योंकि इंडिया क्या है, अब एक बहुत बड़ी रीजनल पावर बन के धीरे धीरे उभर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर काफ़ी चीप है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, और फैसिलिटीज़ भी रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बहुत सारे नाइजीरियंस इंडिया में आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, ये जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, इनको क्यों ना हम इनका फ़ायदा उठा के क्यों ना हम दोनों के रिलेशंस इंप्रूव करें। और फिर इसके बहुत इकोनॉमिक रीजंस भी दे रहे हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऑथर ने क्या मेंशन करा है इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशंस के बारे में। देखो, 2024 में नवंबर के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी नाइजीरिया में गए हैं। एंड नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका की किस कंट्री में है, वो है नाइजीरिया में। तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और नाइजीरिया, अगर मैंने अफ्रीका का कॉन्टिनेंट यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो नाइजीरिया बेसिकली यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे नाइजीरिया है। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। तो अब क्योंकि नाइजीरिया न्यूज़ में है तो इट विल बी प्रोबेबल कि नाइजीरिया के अराउंड जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आए। तो आई विल रिकमेंड कि आप गूगल मैप्स पर जाओ और वहाँ पे देखो कि नाइजीरिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको समझो। नाइजीरिया की का जो मैप है वो किस टाइप की वहाँ पे ओवरऑल इकोलॉजी है, उसके आसपास कोई नदी है क्या, कोई बड़ी, ये जो वाटर बॉडी है वो कौन सी वाटर बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें जानना थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनीवे, नाइजीरिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन ये चीज़ ना इस आर्टिकल के अंदर लिखी है, बट अगर आप थोड़ी सी गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि नाइजीरिया एक्चुअली 4th लार्जेस्ट जीडीपी है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। जीडीपी में 4th लार्जेस्ट है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट लिखा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 4th लार्जेस्ट जीडीपी तो वो है ही
अफ्रीका के अंदर, बाय द वे, वर्ल्ड में नहीं, अफ्रीका के अंदर। देन अगर आप नाइजीरिया में जाते हो या इन जनरल कुछ चीज़ें देखो, उनकी पिक्चर्स देखते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एयरटेल के आउटपोस्ट मिल जाएंगे, बजाज के व्हीकल्स मिल जाएंगे, टीवीएस, टाटा के व्हीकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो नाइजीरिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एंड ऑब्वियसली जो हमारी कॉमनवेल्थ हिस्ट्री है, कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ वो एरिया था जो कि कभी ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा था और बहुत सारी कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आती थी, तो उस पूरे एरिया को ही कॉमनवेल्थ बोला जाता था। तो हमारी जो कॉमनवेल्थ थोड़ी सी सिमिलर हिस्ट्री है, उसके साथ हमारे आज के सिमिलर चैलेंजेस भी हैं। हमारी कंट्रीज दोनों मल्टी एथनिक है। नाइजीरिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा डिवर्सिटी है, और इंडिया तो जाना ही जाता है फॉर यूनिटी इन डिवर्सिटी। और ये दोनों ही लार्ज डेवलपिंग डेमोक्रेसीज है। नाइजीरिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाइजीरिया भी डेवलपिंग फेज में है, इंडिया भी डेवलपिंग फेज में है, ठीक है। एंड हमारे सिमिलर इश्यूज हैं। हम दोनों चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री के गवर्नेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टेररिज्म से हम डील कर पाएँ और करप्शन से भी फाइट करें। तो देखो इतने शेयर्ड चैलेंजेस हैं, शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड हेरिटेज है, एंड शेयर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो दोनों के बीच में कॉमनैलिटी और कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है। मोर देन 150 इंडियन कंपनीज अभी नाइजीरिया के अंदर ऑपरेट करती हैं, जो एस्टिमेटेड $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया में अभी एग्जिस्ट करती है इंडियन कंपनीज की। तो ये नंबर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया और नाइजीरिया पे क्वेश्चन आएगा तो मेंस में ही आएगा। वहाँ पे 150 कंपनीज, ये याद रखना आपको काफ़ी हेल्प देगा इसको, या इस नंबर को वहाँ पे लिखकर। ओवरऑल जो बायलेटरल ट्रेड है, मतलब हर साल कितना ट्रेड हो रहा है, अराउंड $8 बिलियन नाइजीरिया और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है। आप 7.9 की जगह $8 बिलियन याद रखना। और ये नंबर बहुत कम है, बाय द वे, इतना अच्छा नंबर नहीं है। और पहले कुछ लाइक काफ़ी साल पहले ये जो नंबर था थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। और इंडिया जो है वो नाइजीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब नाइजीरिया के नज़र से इंडिया नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर बात करें इंडियन जो कि नाइजीरिया में रहते हैं, तो 50,000 जो इंडियंस हैं वो नाइजीरिया में रहते हैं। और ये नाइजीरिया का लार्जेस्ट नॉन अफ्रीकन ग्रुप है, क्योंकि देखो नाइजीरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। आसपास जो कंट्रीज़ हैं, घाना हो गया, कॉन्गो हो गया, गिनी हो गया, तो यहाँ से भी बहुत सारी कंट्रीज़ के मेंबर्स नाइजीरिया में रहते ही हैं। बट जो नॉन अफ्रीकन ग्रुप है सबसे ज़्यादा जो नाइजीरिया में रहता है, वो इंडियंस ही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इंडियंस जो वहाँ पर हैं उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन भी है। इंडिया की खुद की जो हार्ड और सॉफ्ट पावर है नाइजीरिया में, वो इम्प्रेसिव दिख सकती है, बट पिछले कुछ सालों में हमने वहाँ पे ग्राउंड लूज कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंडिया का जो ट्रेड था नाइजीरिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, बट अब वो कम हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंशनड है हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मतलब हो गया मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर हो गई कल्चरल पावर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो बायलेटरल ट्रेड है हमारा, वो जब एक पीक पर पहुंचा था, अब जो करंट बायलेटरल ट्रेड है वो उसका सिर्फ आधा ही रह चुका है। एंड कुछ 10 साल पहले अराउंड इंडिया नाइजीरिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। अभी सेकंड लार्जेस्ट ना, पहले वो फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था नाइजीरिया का। तो आप समझ सकते हो कि हमारी रिलेशनशिप इकोनॉमिक टर्म्स में अच्छी नहीं रह गई जितनी हुआ करती थी। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिस्पाइट बीइंग टॉप बायर ऑफ नाइजीरियन क्रूड, मतलब नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर भी है बहुत बड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया नाइजीरिया का टॉप बायर है, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है? इराक से खरीदता है। ये जो चीज़ें हैं बदलती रहती हैं। फिलहाल इराक था, लेकिन नाइजीरिया के लिए सबसे ज़्यादा उनका तेल खरीद कौन रहा है? वो है इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इवन दो इंडिया जो है नाइजीरिया का सबसे बड़ा बायर है उनके क्रूड ऑयल का, उनके पेट्रोलियम का, फिर भी इंडिया का कोई वहाँ पे अपस्ट्रीम एसेट नहीं है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। जो भी तेल ज़मीन से निकल रहा है, पानी के सतह से निकल रहा है, वहाँ पे इंडिया वो जो प्रोसेस है ना उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो वहाँ पे इंडिया की कोई ऐसा मेजर कंपनी नहीं है या मेजर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि इस ऑयल के एक्सट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी एक और क्या बात है कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, ये 17 ईयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नाइजीरिया में गया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी कॉमनैलिटीज़ कितनी ज़्यादा है, सिमिलैरिटीज़ कितनी ज़्यादा है, कन्वर्जेंस के कितने सारे पॉइंट्स हैं।
फिर भी जो अभी रिलेशंस हैं वो अपनी पोटेंशियल से बहुत कम है। नाइजीरिया विच इज करंटली फेसिंग सेवरल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी हेडविंड्स इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स एज वेल। नाइजीरिया के अंदर भी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इसी दौरान वो बहुत सारे फ्रेंड्स एंड सिमिलर कंट्रीज को ढूंढ रहा है और इंडिया की तरफ भी वो देख रहा है। नाइजीरिया रिटेन्स लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस फॉर इंडिया एज मेजर हाइड्रोकार्बन सप्लायर। देखो अब ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया और नाइजीरिया की जो पोटेंशियल है वो क्यों इंप्रूव होनी चाहिए, क्यों एक दूसरे को साथ में आना चाहिए। पहली बात तो इससे नाइजीरिया को फ़ायदा है क्योंकि इंडिया को देखो हाइड्रोकार्बन चाहिए। मैंने अभी आपको पिछले कुछ न्यूज़ में बताया था कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अपना पोर्शन इंपोर्ट करता है ऑयल का, तो वो चीज़ हम कम करने में हमें कुछ समय लगेगा। उस दौरान वो जो ट्रांजिशन फेज़ है वहाँ पे तो हमें थोड़ा बहुत तो इंपोर्ट अभी भी करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वो हम नाइजीरिया से करें, क्योंकि देखो नाइजीरिया को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन परचेज़र बन जाएगा और नाइजीरिया इंडिया के लिए बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन सप्लायर बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए नाइजीरिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन के उभरेगा। तो हम उनका तेल खरीद सकते हैं और नाइजीरियंस हमारे प्रोडक्ट्स का मार्केट बन सकते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के परस्पेक्टिव से। तो दोनों कंट्रीज को यहाँ पे एक तरह से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और दोनों के अंदर ही पोटेंशियल है। अमंग इट्स टॉप कंसर्न्स, देखो नाइजीरिया के अंदर भी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है। बोको हरम जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। डेफिनेटली इंडिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो नाइजीरिया को सिक्योरिटी दे सकते हैं और हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक म्यूचुअल बेनिफिट एग्जिस्ट करता है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ढंग से पढ़ना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस इंडिया नाइजीरिया पे अगर क्वेश्चन बनता है मेंस के अंदर तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हाउ विल एसडीएस वीज़ा मूव हिट द स्टूडेंट्स। सो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत ही छोटी सी डिटेल यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखो अभी जो कनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट सिस्टम के जो वीज़ा हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक्चुअली इंडिया से जितने स्टूडेंट्स कनाडा में जाते थे हर साल 2022 में देखा जाए तो 21% जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं उसका 21% सिर्फ इंडियंस ही है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वीज़ा वो अप्लाई करते थे वो था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये जो एसडीएस वीज़ा है अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है कनाडा ने। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा दैट रिसेंटली स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वाज इन न्यूज़, वाई, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। या पूछ लिया जाएगा रिसेंटली विच कंट्री वाज इन न्यूज़ फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट वीज़ा, तो उसका आंसर भी कनाडा ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, सिर्फ इसीलिए ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो ज़रूरी थी। बाकी तो बहुत इसमें डिटेल्स मेंशन है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं और क्या रीज़न है, वो कैसे रहते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नो डुअल इको क्लियरेंस फॉर 39 कैटेगरीज फॉर इंडस्ट्री। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि देखो इंडिया में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको क्लियरेंस लेना पड़ता है। क्लियरेंस एक तरह से अब मान लो लाइसेंस हो गया, मतलब उनको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना काम कर सकती हैं। और ये जो क्लियरेंस है ये ऐसे लाइफ टाइम क्लियरेंस भी नहीं होता, ये पीरियोडिक क्लियरेंस होता है। कुछ टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाता है, फिर से उस इंडस्ट्री को ये क्लियरेंस लेना पड़ता है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को रिज्यूम करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो यूनियन मिनिस्ट्री है उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर से पोल्यूशन बहुत कम है, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, एंड कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस क्लियरेंस के कारण उनकी फंक्शनिंग में काफ़ी डिले आ रहा है। बट ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये काफ़ी ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, और ऐसे ही ये जो ग्रुप बना दिया गया इन कंपनीज़ का और बोला गया कि इनको अब क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही एक न्यूज़ है। तो जो यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उन्होंने 39 कैटेगरीज़ की इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया है
ठीक है, किससे? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अप्रोचिंग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स फॉर परमिशन टू रन देयर इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में एक्चुअली सेंट्रल लेवल पे है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और बहुत सारे स्टेट्स लेवल पे है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था कि उनको एक एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट, एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती थी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसी के बाद वो अपनी इंडस्ट्री चला सकते थे। बट 39 कैटेगरीज में अब इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत नहीं है ये क्लियरेंस लेने की। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती है? एक तो सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स, विंड एंड हाइडल पावर। देखो ऐसा नहीं है कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, होता होगा। और डेफिनेटली सोलर सेल बनाने में मेटल माइनिंग होती है, मेटल की असेंबली होती है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो डेफिनेटली पोल्यूशन तो हो रहा है ना किसी टाइप का इनको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इनको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? मेनली बिकॉज ये हमारे फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और अगर इनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो सोच रही है कि क्या वो वियतनाम में सोलर सेल्स बनाए या फिर इंडिया में सोलर सेल्स बनाए। अब उनको पता चलेगा कि भाई इंडिया में उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, और बाय द वे जो गवर्नमेंट का क्लियरेंस आता है वो एक दिन में नहीं आता, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो कंपनीज है ये तो फंस जाएंगे, तो ये सोचेगी चलो छोड़ो हम तो वियतनाम में ही चले आते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट को कम करते हो तो एक इंसेंटिव भी मिलता है बहुत सारी कंपनीज को इंडिया में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का। डेफिनेटली इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं कि जो पोल्यूशन है वो होता रहेगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मिनिस्ट्री का यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या है। देन फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्री। फ्लाई ऐश क्या होता है? एक्चुअली बहुत ही ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जब कोल को जलाया जाता है, जब कोयले को जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है, तो कुछ पाउडरी सब्सटेंस निकलता है। ठीक है, इसको क्या है, कैप्चर कर लिया जाता है। अगर इसको एनवायरनमेंट में जाने दिया गया तो ये ब्लैक कार्बन के रूप में आता है, और ये पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन हम इसके कैप्चर करके इससे ब्रिक्स बनाने लग जाए, जो ईंट है वो बनाने लग जाए, तो डेफिनेटली दो काम हो गए। एक तो ब्रिक्स बनने के लिए मटेरियल मिल गया, दूसरी चीज़ ये जो पोल्यूशन एयर में जाता उसको हमने कैप्चर कर लिया, तो इससे एनवायरमेंटल सेफ्टी भी हो गई। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन भी मिले, इसलिए भी वहाँ से क्लियरेंस मना कर दिया। ठीक है, लेदर कटिंग इंडस्ट्री हो गई, असेंबलिंग रिपेयरिंग सर्विसिंग ऑफ एयर कूलर्स इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स अब इनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनको वाइट कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये वाइट कैटेगरी किसने बनाई है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाई थी 2016 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन बनेंगे। नाउ नॉन पोल्यूटिंग वाइट कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दो सर्टिफिकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन से? एक तो कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश, तो CTE एंड CTO, ये सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि रिसेंटली कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, ये टाइप के जो ये टाइप के जो सर्टिफिकेट्स थे ये अभी न्यूज़ में है, बताओ क्यों, या फिर इसको कौन इशू करता है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें पता है ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इसके पीछे है। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो खुद कहाँ से आता है? वो आता है वाटर एक्ट से। वाटर एक्ट ऑफ 1974 से जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एग्जिस्टेंस में आता है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला ऐसा एक्ट था जिससे कारण एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि वाटर बॉडी जितनी भी है इंडिया में उनका कंटैमिनेशन रुके, और इसी के द्वारा 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनता है, कंट्रोल बोर्ड बनता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बन जाते हैं स्टेट लेवल पे। अब वो क्या करते हैं? सिंपल, वो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, रूल्स बनाते हैं, मॉनिटर भी करते हैं जहाँ जहाँ जो वाटर रिसोर्स का कंटेमिनेशन हो रहा है वहाँ पे। और सिर्फ वाटर रिसोर्स नहीं, एयर पोल्यूशन को भी वो देखते हैं, सॉइल पोल्यूशन को भी देखते हैं। वो डिपेंड रहता है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कौन सा काम देती है पोल्यूशन से रिगार्डिंग, वो हर टाइप के पोल्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत है किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, जो सीवेज को डिस्चार्ज कर सकती है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो जिसके अंदर भी पोटेंशियल है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उससे वाटर बॉडीज़ का कंटेमिनेशन हो सकता है, उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक परमिशन और एक लाइसेंस
इशू करवाना पड़ता है, और ये किस टाइप का है? कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। ये इंपॉर्टेंट है। आई रियली होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट न्यूज़, DRDO अनाउंसेस सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, इसका ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। इसको बनाया है DRDO ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली जो डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। सो ये अनाउंस करा गया है, और गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट ये एक सिस्टम है। इसकी रेंज अब 75 किलोमीटर्स तक बढ़ चुकी है। मतलब इस टेस्ट से जो इसकी रेंज है वो 60 से अब 75 किलोमीटर्स तक हो चुकी है। तो ये है क्या? ये बेसिकली एक सिस्टम है जो कि एक बहुत बड़े ट्रक पर माउंटेड है, और इसमें बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं वो निकल सकती हैं इसके थ्रू। तो ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ये पिनाका एक मिसाइल की बात नहीं हो रही सिर्फ यहाँ पे, एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसके थ्रू बहुत सारी मिसाइल्स निकलेगी, और उन मिसाइल्स की जो रेंज है वो 75 किलोमीटर्स होंगी। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, बेसिक कंट्रीज आस्क नेशंस एट COP29 टू ऑनर कमिटमेंट्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें एक नए ग्रुप की बात हो रही है, और वो है बेसिक। जो बेसिक ग्रुप है ये नया नहीं है, बट ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में आप न्यूज़ ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता। तो एक्चुअली हुआ क्या था, देखो अभी ये जो पर्टिकुलर मीटिंग हो रही है ये हो रही है UNFCCC की मीटिंग। UNFCCC क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कि क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए हर साल मिलता है, ठीक है। और ये जो इसकी मीटिंग होती है इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी ये 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और ये हो रही है बाकू में। बाकू एक सिटी है अजरबैजान के अंदर, और अजरबैजान एक कंट्री है जो कि कैस्पियन सी के पास है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अब ये एक प्लेस इन न्यूज़ बन चुका है, तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में उस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। सो वैसे ही जो मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कोपेनहेगन के अंदर एक समिट हो रही थी। उसके अंदर 2009 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं। ये 4 कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। और इन्हीं को मिलाकर बोला गया है बेसिक। ये आपको ध्यान रखना है। जब इंडिया चाइना के रिलेशनशिप पे क्वेश्चन भी आता है तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और चाइना साथ में है, ठीक है। जैसे ब्रिक्स हो गया, बेसिक हो गया, देन RIC हो गया, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए। आई विल रिकमेंड कि आप गूगल पे जाके इस लिस्ट को सर्च करके उसको देखो भी, क्योंकि इंडिया और चाइना रिलेशन पे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। एनीवे, तो बेसिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी कोपेनहेगन समिट के अंदर 2009 के, और ये UNFCCC की ही एक समिट थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये चारों कंट्रीज साथ में आई थी इस पर्सपेक्टिव से कि ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी बात ये रख सके वर्ल्ड के सामने। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था आज से 200 साल पहले से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, और उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करा, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करा, ठीक है। और इसी के कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अब डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रही है कि प्लीज आप अब ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट मत करो। बट हम तो बोलेंगे ना कि भाई आपने तो एमिट कर लिए इतने सारे ग्रीन हाउस गैसेस, और उसी के कारण आप डेवलप्ड कंट्रीज बने। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं करेंगे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज कैसे बनेंगे? तो आंसर क्या मिलता है कि आप उन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करो डेवलप होने के लिए जिनसे फॉसिल फ्यूल बर्न ना हो। लेकिन टेक्नोलॉजीज ये जो आती हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होंगी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइनेंस, और इसी को बोला जाता है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्हीं के कारण, उन्हीं के फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण आज हो रहा है क्लाइमेट चेंज। तो बेसिक कंट्रीज ये बात रखती है सारी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से। मतलब बेसिक कंट्रीज क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक तरह से स्पोक्स पर्सन है डेवलपिंग कंट्रीज की।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। तो अभी जो COP29 हो रही है बाकू में, वहाँ पे बेसिक कंट्रीज़ साथ में आई है और उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करो और ये कोशिश मत करो कि आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको आप डाइल्यूट कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेसिक कंट्रीज़ ने ये भी हाईलाइट करा है कि जो रिच नेशंस हैं वो फोकस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बेसिक कंट्रीज़ ने ये भी बोला है कि पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था उसके जो लीगली बाइंडिंग जो कि ये इसकी प्रोविजंस हैं उनको भी फुलफिल करना ज़रूरी है। तो पेरिस अग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। लीगली बाइंडिंग मतलब है कि वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इस अग्रीमेंट को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है और इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर कंट्री जो भी पेरिस अग्रीमेंट का पार्ट थी वो अपनी कंट्रीज़ के खुद के कंट्रीज़ के अंदर ऐसे लॉज भी पास करती है जो कि इस अग्रीमेंट को रेटिफाई भी करती है। पेरिस अग्रीमेंट क्या बोलता है? पेरिस अग्रीमेंट ये बोल रहा है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले था उससे जो वो बढ़ते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ये जो बढ़त है ना, ये जो राइज है ग्लोबल टेम्परेचर में, इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकने की कोशिश करेंगे 21वीं सदी के एंड तक, 21st सेंचुरी के एंड तक, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये एक आर्टिकल मेंशन है साइंस के आज पेज में द हिंदू के, और इसमें इंसुलिन की बात की जा रही है। तो जो पूरा आर्टिकल है ये एक हिस्ट्री है इंसुलिन की डिस्कवरी की और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके लिए, कौन कौन सी स्टडीज़ हैं, वो जितनी भी साइंटिफिक डिटेल्स हैं और जो हिस्ट्री है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो उनको एक बार समझते हैं। देखो, इन जो जो ह्यूमन है, हमारे अंदर जो ओवरऑल फिजियोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करते हैं। देखो, जो हमारी बॉडी है उसको कब किस तरह से फंक्शन करना है, इसका जो मैसेज है वो ब्रेन कॉन्स्टेंटली भेजता रहता है। तो ब्रेन दो तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज सेंड करता है। एक जो तरीका होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिन नेटवर्क के थ्रू जो ब्रेन्स हैं वो बहुत सारे डिसीजंस बहुत सारे ऑर्डर्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो सेंड करते हैं। एट द सेम टाइम एक और तरीका है जिसके थ्रू जो ब्रेन है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज सेंड करता है, ये बताने के लिए कि उन पार्ट्स को करना क्या है। और वो जो तरीका होता है वो होता है पूरा हॉर्मोन्स के थ्रू, और ये बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं जब जब ब्रेन कहता है तब। ठीक है, तो जो हार्मोन्स हैं ये छोटे छोटे केमिकल बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मैसेंजर्स जैसे काम करते हैं। सिंपल, आपको पता चल गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और हार्मोन्स का पर्पस क्या है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मॉल क्वांटिटीज एज वेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ जाते हैं और वो हमें फंसा देता है। यहाँ पे लिखा होगा कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। सो नाउ द थिंग इज कि वो बहुत ही रैंडम स्टेटमेंट है, बट अगर आपने ये पढ़ रखा है तो वो सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं और डिस्टेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट टिश्यूज़ तक वो पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे सिग्नल देते हैं, मैसेज देते हैं जो भी ब्रेन उनसे कराना चाहता है। जो नर्वस सिस्टम है ये थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा है, ये बहुत बार फायर करता रहता है, और ये भी एक तरीका है हमारे ब्रेन का हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज पहुंचाने का। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, वो कॉमन मैंडेट शेयर करते हैं टू ट्रांसमिट द ब्रेन्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। सिंपल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन सी यहाँ पे बात मिली है कि जो इंसुलिन है ये भी एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी एक हार्मोन है और ये रिलीज होता है पैनक्रियास के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है। एंड जब भी इंसुलिन रिलीज होता है उससे हमारी ब्लड में जो शुगर लेवल है वो मैनेज हो जाता है। तो अगर इंसुलिन की कमी है या ये जो पूरा प्रोसीजर है ये नहीं हो रहा तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है डायबिटीज़, या फिर जिसको हम लोकल लैंग्वेज में शुगर भी बोल देते हैं। तो डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। फिर होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ एक वो डायबिटीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन
प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन जो हमारे सेल्स है ना जहाँ पे इंसुलिन जाता, वो सेल्स हमारे इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, तो मतलब पैनक्रियास तो काम कर रहा है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो काम नहीं कर रही। तो अब इसमें देखो, अगर हमारा पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम किसकी है? ये मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई ना कोई बहुत बड़ा फ्लॉ हो सकता है, और इसलिए बचपन से ही होती है। यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रन को ही अफेक्ट करती है इसके कारण, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही है। लेकिन अगर हमारा पैनक्रियास ढंग से काम कर रहा है तो, और हमारे सेल्स अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो ये क्यों होता है? ये यूजुअली होता है लाइफस्टाइल के कारण। मतलब अच्छा खाना ना खाना, बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेना, ओबेसिटी और ओबेसिटी से सफ़र करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, इन सब के कारण, लाइफस्टाइल के कारण जो सेल्स हैं थोड़े थोड़े वीक हो जाते हैं और वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब करना ही रोक देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और क्योंकि ये बहुत बाद में आती है, तो ये यूजुअली अडल्ट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। और इंसुलिन ना प्रोड्यूस होना पैनक्रियास के द्वारा, ये एक प्रॉब्लम है जो कि बच्चों से ही चालू हो जाती है। ये है डायबिटीज़ टाइप 1 और ये है डायबिटीज़ टाइप 2। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं। तो इसी को डायबिटीज़ मेलिटस ही बोला जाता है। और जो टाइप 1 है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? एक्चुअली हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन कभी कभी जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉरेन मटेरियल समझ के वो उन्हीं को अटैक करने लग जाता है, जबकि वो फॉरेन मटेरियल नहीं है, वो हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम को समझ नहीं आता और वो हमारी बॉडी के ही मटेरियल्स को अटैक करने लग जाता है, और इसी के कारण जो पैनक्रियाज है वो अच्छे से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं प्लीज से। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। हैव अ गुड